अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में जहाँ तक हमने छोड़ा था वहीं से आप फिर से शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको टीथ और टंग के बारे में अच्छे से पढ़ाया। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। फेरिंग्स के अब अगला जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है तो आपकी किताब लिखती है फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन रास्ता है। इट इज ए कॉमन पैसेज of food and air। ये क्या है बच्चों? ये फूड और एयर के लिए एक कॉमन रास्ता है। इट इज ए कॉमन पैसेज। इट इज ए कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ठीक है, ये फूड और एयर दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है। कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्या है? एक कॉमन रास्ता। जैसे मैं यहां पर अगर बना दूं तो देखिए रफ डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग देखिए कि हमने आपको बताया था कि ये क्या है, ये आपकी ओरल कैविटी है जहां पर टीथ और टंग होंगे। ये हमने टंग आपकी बताई थी और यहां पर आपके टीथ होंगे। आया समझ में? और फिर यहां पे नीचे आपका आता है क्या? ट्रेकिया, जिसको आप विंड पाइप भी बोलते हो। क्या बोलते हो? विंड पाइप ट्रेकिया, श्वास नली से आप बोलते हो। और इसी के बगल में इसी ट्रेकिया में बीचों पीछे की तरफ डार्सली एक गड्ढा पाया जाता है, नोच पाया जाता है। इसी गड्ढे में ये फिट रहती है ईसोफेगस। ये देखिए ईसोफेगस यहाँ पर फिट है। अब जो आप खाना खा रहे हो वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्शन नहीं है। ये फूड देखिए, ये स्ट्रक्चर, ये जो खाली जो स्पेस है यहाँ पर आप जो देख रहे हो, इसी खाली स्पेस को, इसी इम्पटी स्पेस को ही क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फेरिंग्स। ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताया था नेजल पोर, नेजल चैम्बर से आगे एक पोर खुलता है, एक छिद्र खुलता है जिसको बोलते हैं नेजल पोर। और नेजल पोर जो है वो ऊला के द्वारा ढक लिया जाता था। जब आप कोई फूड अंदर निगलते हो तो ये नेजल पोर को ऊला जो है जाके ढक लेता है ऐसे। ठीक है, ताकि आपके जो नाक है या नेजल चैम्बर है उसमें फूड या वाटर अंदर ना चला जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो फिर देखिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसको जैसे आप फूड जो है उसको निगलोगे तो ये ऊला इसको ढक लेगा। अब आपका फूड इधर आएगा, किससे होते हुए? ये देखिए जो रास्ता है, जो जगह है, इसी जगह को क्या बोल रहे हैं? फेरिंग्स। इससे होते हुए आएगा। इधर से अगर आप फूड खा रहे हो तो फूड देखिए इधर से इधर आएगा, इसी रास्ते से। अगर आप सांस ले रहे हो तो सांस, जो आप सांस ले रहे हो तो नेजल चैम्बर के द्वारा वो एयर आएगी और एयर नेजल पोर यानी नेजल छिद्र के द्वारा यहाँ पर खुलेगी। ये भी देखिए फेरिंग्स के द्वारा आ रही है। तो दोनों एक ही रास्ते से आते हैं। इस रास्ते का नाम क्या है बेटा? फेरिंग्स। आया समझ में? तो वही हमने लिखा, इट इज ए कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, नो कंफ्यूजन। अब देखिए, अब आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया गया है। अगर ये फेरिंग्स का जो क्षेत्र नेजल पोर की ओर होगा उसको बोलते थे नेजोफेरिंग्स। इसी फेरिंग्स को, ये जो रास्ता है, जो क्षेत्र है, जो जगह है जिसको हम फेरिंग्स बोल रहे हैं, ये फेरिंग्स अगर नेजल पोर की ओर होगी तो इसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। अगर ये ओरल कैविटी की ओर होगी तो इसको क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंग्स। अगर ये यहाँ पे जो आपका ट्रेकिया है, यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, नाम दिया गया लैरिंग्स।
अगर ये लैरिंग्स के पास होगी, लैरिंग्स के पास ये क्षेत्र जो फेरिंग्स वाला होगा उसको लैरिंजोफेरिंक्स, यानी फेरिंग्स को भी डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, उसकी क्षेत्र के हिसाब से, उसके रीजन के हिसाब से। अगर वो रीजन नेजल पोर की तरफ है नेजोफेरिंक्स, अगर ओरल कैविटी की तरफ है तो ओरोफेरिंक्स, अगर वो लैरिंग्स की तरफ है तो लैरिंजोफेरिंक्स। कोई दिक्कत नहीं, आपकी किताब में सिर्फ और सिर्फ क्या आया बेटा, फेरिंग्स। तो आप इतना याद रखना कि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स क्या है। इट इज ए कॉमन पैसेज ऑफ फूड या कॉमन पैसेज ऑफ एयर या बोथ, तो दोनों के लिए कॉमन रास्ते की तरह काम करता है। आया बेटा, ठीक है, बस इतने ही था फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स के बाद देखिए आपका स्ट्रक्चर आता है क्या, दूसरा इसोफेगस। आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में फेरिंग्स कोई स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए मैंने इसको लिखाया नहीं था, एक स्पेस था, लेकिन उसको पढ़ाना जरूरी है, आपकी किताब में लिखा। अब ये जो है, जो भी फूड आ रहा है वो देखिए इसोफेगस में होकर आएगा। तो अगला पढ़ते हैं वही इसोफेगस के बारे में। आज जितना स्ट्रक्चर है इस एलिमेंट्री कैनाल का पूरा खत्म करते हैं, फिर हम जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उससे कौन से एंजाइम निकलते हैं, कैसे डाइजेशन होता है, वो सीखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है काफी। तो आगे क्या है, इसोफेगस। हमने आपको बताया इसोफेगस क्या है भाई, जिसको आप हिंदी में ग्रेसिका बोलते हो। इसोफेगस कुछ नहीं, मैं डायग्राम हटा दिया तो अभी आपको दिखेगा कि इसोफेगस क्या है। अब मैं पूरा ह्यूमन वाला डायग्राम नहीं बना रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है बेटा, ये क्या है, इसोफेगस। आया समझ में, इसोफेगस। तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि ये बहुत पतला होता है और उसकी दीवार भी पतली होती है। इट इज थिन, इट इज थिन एंड लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब। It is thin and long tube which is extend posteriorly, ये पीछे की ओर अरेंज होती है, पोस्टीरियरली ये विस्तारित होती है, एक्सटेंड होती है, विच इज एक्सटेंड पोस्टीरियरली। हमने आगे की तरफ बताया था कि ये आगे की तरफ क्या होगा, श्वास नली, इसके जस्ट पीछे इसोफेगस होगा। और ये श्वास नली देखिए, ये जो ग्रेसिका है जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, ये आपको ये जो थोरैक्स है, जो थोरेसिक कैविटी है, इसको पार करते हुए आपके एब्डोमेन में आके खुलेगी, ठीक है। डायफ्राम के भी नीचे आकर, डायफ्राम के नीचे तक रहती है ये इसोफेगस, काफी लंबी ट्यूब होती है, ठीक है। आपके नेक से लेकर कहां तक, डायफ्राम के नीचे तक आती है। जो आपका स्टोमक है, ये देखिए एब्डोमेन में होता है, स्टोमक में आके खुलती है। दो इट इज थिन एंड लॉन्ग ट्यूब विच इज एक्सटेंड पोस्टीरियरली टू ट्रेकिया। ट्रेकिया के पोस्टीरियर रीजन में ये अरेंज होती है, फैली होती है। आए में। और एक चीज और देखना कि अगर हम इसके बारे में बात करें, इसोफेगस के बारे में, तो अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 3 बराबर भाग में डिवाइड कर दूं, तो कहते हैं ऊपर का जो 1/3 यानी पहला जो हिस्सा है, ऊपर का जो पहला हिस्सा है वो वॉलंटरी होता है। यानी आप समझे बात को कि आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद निगल लिया, और निगलने के बाद अभी फूड यहीं पर पहुंचा है,
अब आपकी चाहत है, आपकी इच्छा है कि हम उसको फिर से मुंह में निगल दें, तो निगल सकते हो आराम से। क्यों? क्योंकि ये वॉलंटरी होता है। 1/3 पार्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा? वॉलंटरी होता है। इसोफेगस का 1/3 पार्ट क्या होता है? वॉलंटरी। आपने खाना खाया, निगल लिया अंदर, अंदर अभी यहाँ पर पहुंचा, इसोफेगस में पहुंच गया और अभी ऊपर ही है, यानी 1/3 रीजन में है। अब आपकी जरूरत पड़ती है कि हम इसको निगल दें, तो निगल सकते हो। फिर ये जो अगला 1/3 पार्ट है ये वॉलंटरी होता है और इनवॉलंटरी दोनों, यानी मिक्स होता है। ठीक है, इसमें आप निगल भी सकते हो और इसमें आप उगल भी सकते हो और नहीं भी। और नीचे का जो 1/3 पार्ट है तो ये इनवॉलंटरी है। अगर यहाँ पर भोजन पहुंच गया, यहाँ पर फूड पहुंच गया, तो आप चाय के बीज को बाहर नहीं कर सकते, आप इसको चाय के बीज की वोमिटिंग नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि इसोफेगस जो है ये लॉन्ग थिन ट्यूब है जो पोस्टीरियरली अरेंज होती है, एक्सटेंड होती है, और ये आपके डायफ्राम के नीचे ओपन होती है। कहां पर? किसमें ओपन होती है? स्टोमक में। एंड ओपन इनटू स्टोमक, ये स्टोमक में आके ओपन होती है। ठीक है, इतना पार्ट था इसोफेगस के बारे में। एक चीज और ध्यान देना कि हेयर नो डाइजेशन, यहां पर किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। हेयर नो डाइजेशन अकर, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता। आइए समझ बेटा, बस इसोफेगस के बारे में इतना ही है। इसको आप लिख लो, नोट कर लो, फिर मिटा दे रहे। अब इसोफेगस के बाद जो आता है वो आपका स्टोमक है। स्टोमक के बारे में भी देख लेते हैं। तो मैं यही स्टोमक बनाया हूं। अगर मैं इसको फिर से बनाऊं तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहीं पे बगल में बना दे रहे हैं। इसमें मुझे कुछ और दिखाना है आपको। ये देखिए ट्रेकिया आपकी, और इसके पीछे साइड में क्या है? आपकी इसोफेगस। जो ये देखिए, जो आपके ये जो आप बोलते हो रिब्स, रिब्स के अंदर जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं थोरैक्स, थोरैसिक कैविटी या थोरैक्स बोलते हैं। ये ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? थोरैक्स। बीच वाले भाग को एब्डोमेन, नीचे वाले भाग को पेल्विक बोलते हैं। तो ये थोरैक्स को पार करते हुए एब्डोमेन तक पहुंच जाते हैं इसोफेगस। और फिर देखिए ये एक वाइड एलिमेंट्री कैनाल का वाइड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग स्टोमक बोलते हैं। ये स्टोमक है आपका। यहां से लेकर यहां तक का भाग क्या है? स्टोमक। यहां से लेकर यहां तक का भाग क्या है? स्टोमक। आपकी किताब में देखिए क्या लिखा है, मैं आपको बता दूं। आपकी किताब में लिखा है स्टोमक की पोजीशन कि एब्डोमेन में होता है। कहां पर होता है? एब्डोमेन, यानी पेट साइड में होता है। ये सीने वाले क्षेत्र को छोड़ दें तो एब्डोमेन में, एब्डोमेन वाले रीजन में ये स्टोमक होता है, स्थित होता है। दूसरी बात ये देखें, ये कह रहे हैं लेफ्ट साइड में होता है, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में। ये राइट साइड मेरा है, ये लेफ्ट साइड। तो हमारा स्टोमक जो है वो इधर होगा। ठीक है, हमारा स्टोमक इधर होगा।
और इधर क्या होता है, लिवर। राइट साइड में लिवर होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टमक। यहीं पर अगर मैं बनाऊं तो लिवर भी देखिए यहीं पर बनेगा, जिसकी वजह से पता नहीं चलता कि स्टमक इधर है इधर है। अगर सिर्फ स्टमक होता तो इधर उभरा हुआ दिखता, अब लिवर भी है तो इसको बैलेंस किए हुए है। आए समझ में? तो कहते हैं इट इज ए जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो देखिए जे शेप दिख सकता है। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक आपका स्टोमक है, जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो आप लिख सकते हैं स्टोमक के बारे में, ज्यादा नहीं है, तो आप लिख सकते हैं इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे जो है चौड़ा भाग होता है ये स्टोमक। इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और फिर इसके बारे में और क्या कहा गया है, इट इज जे शेप। इट इज जे शेप, यानी इसकी संरचना जो है वो जे, जो अंग्रेजी का जो जे लेटर होता है उसके जैसा होता है, जे शेप। बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैले जैसी संरचना होती है। दिस जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। आया समझ में? अब देखिए मैंने आपको जब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जब नेमिंग की थी तो वहां मैंने आपको बताया था कि जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो इसको बताऊंगा कि इस स्टोमक में भी कई पार्ट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ये है जहां पर इसोफेगस आके खुलती है स्टोमक में, इस पॉइंट को बोलते हैं कार्डियक। ये देखिए ये जो क्षेत्र है ये क्या है, कार्डियक। और यहां पर एक स्फिंक्टर लगा होता है, ठीक है। स्फिंक्टर मतलब ये ऐसी यहां पर मसल रहती हैं जो बंद की रहती हैं, जो इसको दबाए रहती हैं, ताकि ये जो इसोफेगस से जो फूड आ रहा है वो ऐसा ना हो कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट जैसे आप निकल रहे हो तुरंत आके इसी में जमा हो जाए, एक तुरंत का तुरंत। जब अचानक से कोई चीज आके यहाँ पर जमा हो जाएगी तो याद रखना कि इसमें जो भी स्टमक में जो भी एंजाइम है वो आसानी से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, जो फूड की एंट्री है स्टमक में उसको रेगुलेट करता है, ताकि एक नियमित अंतराल से धीरे धीरे फूड आए और अच्छे से मिक्स हो, इसमें एंजाइम अच्छे से डाइजेशन हो। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर का मतलब होता है संकुचन, जो इसकी मांसपेशियों, यहाँ की मांसपेशियां ऐसी रहती हैं जो बंद रहती हैं, अगर थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो फिर से वो खुलेंगे। तो जैसे जैसे फूड यहाँ पर इकट्ठा होता है, जैसे जैसे वेट बढ़ता है तो ये धीरे धीरे खुलती है और धीरे धीरे यहाँ पर स्टमक में आता है, और फिर यहाँ पे जो भी एंजाइम है वो मिक्स होते रहते हैं। अचानक से आ जाएगा तो यहाँ ढेर लग जाएगा और यहाँ पे एंजाइम को मिक्स करना आसान नहीं होगा। अगर एंजाइम मिक्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि फूड अपच रह जाएगा, यानी इनडाइजेशन रह जाएगा फूड। तो ये वाला क्षेत्र जहां पर इसोफेगस आगे खुलता है इसको बोलते हैं कार्डियक, और इस स्फिंक्टर को जो हमने अभी अभी नाम दिया स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? ये अगर आप लिख लिए हो तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं कार्डियक स्फिंक्टर। इस कार्डियक के नाम से स्फिंक्टर का नाम पड़ गया, कार्डियक स्फिंक्टर। ध्यान देना बच्चों, कार्डियक स्फिंक्टर। फिर अगला वाला जो ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ इधर इसको बोलते हैं फंडस या फंडिक, फंडस रीजन या फंडिक रीजन, फंडस। ये उभरा हुआ भाग जो है वो फंडस। और ये जो नीचे वाला भाग है ये यहाँ पर जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खुल रहा है
ये नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? पाइलोरी। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। और यहाँ पे फिर से एक स्फिंक्टर लगा है, यानी ये स्फिंक्टर का मतलब होता है बेटा ऐसा यंत्र जो दबाव डाले, स्फिंक्टर। तो यहाँ पर ऐसी मांसपेशियां हैं जो दबाव डाल के इसको बंद किए रहती हैं, ताकि फिर से यहाँ पर जो फूड है वो अचानक से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आ जाए, अचानक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। फिर से वही दिक्कत होगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे और डाइजेशन नहीं हो पाएगा बराबर आयरन में। तो फिर यहाँ पर जो पाइलोरिक रीजन में जो स्फिंक्टर है इसको क्या बोल रहे हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी दिख रहा हूं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। और यहाँ पर ये देखिए 3 भाग हो गए। हमने सबसे पहले आगे वाले भाग को कार्डियक बोला, और उधर वाले जो उभरा हुआ भाग है उसको फंडस बोला, और नीचे वाले भाग को देखिए क्या बोला? पाइलोरिक। अब बीच वाला देखिए बहुत बड़ा हिस्सा जो है बचा रहेगा, जिसको मैंने कोई नाम नहीं दिया। इसका क्या नाम है भाई? बॉडी। इसका क्या नाम है? बॉडी। तो स्टमक की बॉडी, ठीक है, स्टमक एक काफी यही मेन पार्ट होता है, यहीं पर डाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमने स्टमक में 3 पार्ट पढ़े। It is divided into 4 रीजन। कौन कौन से रीजन भाई? कार्डियक, और क्या है भाई? फंडस, और क्या है? बॉडी, और क्या है? पाइलोरी। पाइलोरिक रीजन में जो स्फिंक्टर है उसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये देखिए स्टमक में हमने 4 स्ट्रक्चर, 4 नाम पढ़े, चारों आपको याद होने चाहिए। कि पूछा जाता है कि इसोफेगस की ओपनिंग जो है, इसोफेगस जो है वो कहाँ आके ओपन होता है, स्टमक के किस क्षेत्र में आके ओपन होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि कार्डियक में आके ओपन होता है। फिर पूछा जा सकता है कि स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में किस स्ट्रक्चर के द्वारा ओपन होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि पाइलोरिक जो है वो पाइलोरिक आके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है, थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। आए समझ में बच्चों? अब स्टमक में क्या क्या होता है जब हम एंजाइम पढ़ाएंगे तो उसको वहीं पर पढ़ा देंगे। तो याद एक चीज याद करें, नोट कर लें। इन स्टोमक मेनली स्टोमक mainly digestion of प्रोटीन। स्टोमक में मुख्य रूप से किसका डाइजेशन होता है बेटा? प्रोटीन का। याद रखना, भूलना नहीं, आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल में। स्टोमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। बहुत डिटेल में इसको पढ़ाने वाला हूं, जो आपको एंजाइम पढ़ाऊंगा। ये हुआ खत्म। अच्छा एक चीज और बता दूं, यही लगे हाथ, कि स्टोमक के अंदर जो है, स्टोमक के अंदर की जो दीवार होती है वो फोल्डेड होती है। फोल्डेड का मतलब देखिए, मेरे पास ये रुमाल है, मैं इसको फोल्ड कर दे रहा हूँ, ये देखिए फोल्ड कर दे रहा हूँ, ये फोल्डेड। तो अंदर की जो दीवार है स्टोमक की, ये भी फोल्डेड होती है। ये देखिए इरेगुलर फोल्ड हो जाते हैं ऐसे ऐसे। कभी अगर आप बकरे वकरे के इंटेस्टाइन लेकर आए हो घर पे, तो आप काटते हैं, जब इसको चीरते हैं तो अंदर फोल्डिंग दिखती है, इसी फोल्डिंग को बोलते हैं रूगे, ठीक है। वो भी पढ़ा दूंगा मैं अभी कुछ देर में, इसको नोट कर लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसके बाद जो अगला भाग है, अगला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। हटा इसको।
स्मॉल इंटेस्टाइन में देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन अब जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एंजाइम तो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का सिर्फ नाम लिखूंगा, स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 भाग होते हैं, 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा? डुओडेनम। अगला जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? जेजुनम। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर से मैं बना रहा हूं, ये देखिए स्ट्रक्चर। आपकी थोड़ा सा छोटा ही बनाऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि ये है क्या आपका, यहां से लेकर यहां तक जो ड्यूडेनम है वो है इस सी शेप स्ट्रक्चर। ड्यूडेनम के बारे में हम लिख सकते हैं सी शेप। कैसा होता है? सी लाइक स्ट्रक्चर, वाइड part of small intestine, सबसे चौड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान देना, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे चौड़ा पार्ट होता है वाइड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और दूसरी बात ये कि ये होता है लीस्ट क्वाइल। बहुत कम क्वाइल होता है। क्वाइल का मतलब होता है लिपटा होना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला भाग है ड्यूडेनम, बहुत कम, ना के बराबर लिपटा होता है, सी लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लीस्ट क्वाइल। यहां पे लिख सकते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ डाइजेशन अकर। सभी प्रकार का डाइजेशन, जैसे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, न्यूक्लिक एसिड का, सभी प्रकार का डाइजेशन यहाँ पर होगा इस ड्यूडेनम में। जेजुनम में देखिए, तो जेजुनम में भी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या है? जेजुनम। ये लॉन्ग क्वाइल होता है बहुत। अगर क्वाइल्ड है, मेरे पास एक रुमाल है, ये देखिए, मान लीजिए कि ये एलिमेंट्री कैनाल है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार ऐसे क्वाइल कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार क्वाइल कर दे रहा हूँ। तो बहुत, अगर क्वाइल है तो बहुत लंबा लंबा क्वाइल है, बहुत लंबा लंबा। इट इज लॉन्ग क्वाइल here digestion and absorption here digestion and absorption both are occurs। यहाँ पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। यहाँ तक जब फूड आता है तो बहुत सारा फूड सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट रूप में बदल जाता है। जो भी सिंपलेस्ट रूप में बदलेगा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और जो भी नहीं डाइजेस्ट हुआ है उसको डाइजेस्ट भी यहाँ पर किया जाएगा। कहाँ पर? जेजुनम में। और फिर इलियम में देखें,
तो इलियम के बारे में कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हाईली क्वाइल्ड होते हैं, क्वाइल के ऊपर क्वाइल। जैसे यही मैंने आपको बताया था कि ये देखिए बहुत ज्यादा क्वाइल होंगे। अब मेरे पास रस्सी नहीं है, नहीं आपको दिखाता कि ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा क्वाइलिंग होगी उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में। तो क्या होगा बेटा, हाईली क्वाइल्ड। highly coiled portion of small intestine, इंटेस्टाइन का सबसे ज्यादा क्वाइल भाग हुआ। और दूसरी बात इस इलियम के बारे में और लिखी है, हेयर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन फूड का होगा, यानी जो फूड का डाइजेशन हो चुका है उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां पर होगा, इलियम में। हेयर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। ठीक है बेटा, तो इलियम में डाइजेशन बहुत ना के बराबर होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है। एक चीज आप याद रखेंगे, नोट करके, इतना आप जो है नोट कर लें। नोट करके एक पॉइंट आप याद करेंगे कि इनर वॉल जो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, wall of small intestine also folded। जो हमने बताया कि स्टोमक की इनर वॉल फोल्डेड होती है और वो स्ट्रक्चर बनाती है रुगे, यहाँ पर भी स्मॉल इंटेस्टाइन की भी वॉल फोल्डेड होती है और ये finger like position and make folded and make finger like projection, उंगली जैसी संरचना बनाई, finger like projection and make finger like projection called as, और इसको बोलेंगे इस finger like projection को विलाई। बिलाई नहीं बेटा, विलाई। आए समझ में? ये आप नोट कर लें। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर मैं, अच्छा भी मैं काट के दिखा रहा हूं, ये आप नोट कर लें। अब देखिए क्या है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें भी तीन भाग आपको मिलेंगे। सबसे पहला सीकम, उसके बाद क्या है कोलन, उसके बाद क्या है रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन में। सीकम के बारे में, अच्छा मैं यहाँ पे फिर से बना दूं एक स्ट्रक्चर। ये देखिए इधर बना दे रहा हूं, आपको याद होगा कि मैंने ऐसे एक बार बनाया था, फिर से वैसे ही बना रहा हूं, आप भी वैसे ही बनाएं। ये देखिए हाईली क्वाइल जो है, ये मैं क्या बना रहा हूं, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, जिसको आपने क्या बोला था, इलियम। ये इलियम है जो बहुत ज्यादा क्वाइल होता है और इलियम आगे खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन के। सबसे पहले स्ट्रक्चर जो ब्लाइंड सैक होता है, जो अंधा झोला होता है, जो इस तरह से बंद होता है, ये यहां से यहां तक, ये आपका क्या है सीकम। क्या है बेटा, ये है सीकम। मैं यहाँ पे अब लिखूंगा नहीं, आप यासी सिर्फ लिख दे रहा हूँ सीकम।
और ब्लाइंड सैक, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है सीकम में, जिसको हम लोग क्या बोला था, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बहुत खतरनाक है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, जब बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा भयानक दर्द होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग क्या है आपका, कोलन। हमने आपको बताया था ये असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन का ये भाग जो है ये वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक के भाग को बोलते हैं रेक्टम। आयतन में ये ओपनिंग क्या है, एनस। क्या है, इसको आप गुदाद्वार बोलते हो, एनस। तो याद रखना यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। तो आप लिखेंगे हेयर नो डाइजेशन, हेयर नो डाइजेशन occurs। तो फिर क्या होता है भाई लार्ज इंटेस्टाइन में, तो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी फूड आता है, जो भी फूड डाइजेस्ट होके आ जाता है, यानी एब्जॉर्ब भी हो गया होगा, मैक्सिमम पार्ट जो है फूड का जो सिंपल फॉर्म में बदल चुका हो, एब्जॉर्ब भी हो चुका होगा इस इलियम में। अब जो फूड आ रहा है वो फीकल मैटर होगा, यानी वेस्ट होगा, फीकल मैटर। और इस फीकल मैटर में बहुत ज्यादा वाटर होता है और इस वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है, या कोई ड्रग्स होती है उस ड्रग्स को भी एब्जॉर्ब किया जाए इस लार्ज इंटेस्टाइन में। Here maximum absorption, शॉर्ट फॉर्म में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तक कि जब ये फूड यहाँ तक पहुँचता है तो फूड देखिए सॉलिडिफाइड यानी सॉलिड रूप में कन्वर्ट हो जाता है। Here maximum absorption of water takes place। And also absorb some drugs। कुछ दवाएं जो हैं वो भी यहाँ पे आकर एब्जॉर्ब होती हैं, सम ड्रग्स। आया बच्चों। अब जो ये आप पानी यहाँ पे खूब सारा एब्जॉर्ब हो गया, ये पानी जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ फीकल मैटर बचता है जिसको बाहर निकालना होता है। तो जब तक आप बाहर नहीं निकालते हैं तब तक यहाँ पर स्टोर रहता है, टेम्परेरली स्टोर रहता है यहाँ पर आके फीकल मैटर। कहाँ पर, रेक्टम में। तो रेक्टम के अंदर आप लिखेंगे कि हेयर फीकल मैटर are temporarily स्टोर। टेम्परेरली यहाँ पर फीकल मैटर क्या होता है, स्टोर होता है। और फिर जब आपकी इच्छा होती है, सिग्नल जाता है, जब भर जाता है तो यहाँ की वॉल में क्या होते हैं, रिसेप्टर। ये रिसेप्टर आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं, फिर आपको सिग्नल पहुंचता है, आप ब्रेन आपको बताता है, तो फिर आप क्या करते हैं, इसको एनस के द्वारा बाहर निकालते हैं। ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, फीकल मैटर को बाहर निकालना ये आपकी इच्छा के अनुसार होगा, वॉलंटरी प्रोसेस है, ठीक है। तो जो ओपनिंग है रेक्टम की, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एनस, ठीक है। और एक चीज और, सीकम, यहाँ पे ये मैंने बताया कि ब्लाइंड सैक होता है, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आपके लिए बहुत सारे विटामिन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसीलिए दवा बहुत कम खाना चाहिए, एंटीबैक्टीरियल दवा बहुत कम खाना चाहिए, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जब आप खाओगे तो यहाँ पर आकर क्या करते हैं, वो ड्रग्स
ये बैक्टीरिया को, जो आपके लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को वो मार देता है। और जब बैक्टीरिया को मार देगा तो ये विटामिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, और विटामिन का फॉर्मेशन जब नहीं होगा तो विटामिन की कमी हो जाएगी, और उससे होने वाले बहुत सारे रोग भी आपके शरीर में दिखने लगेंगे। तो जब भी आप देख रहे होंगे, जब भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है, तो उसके साथ में डॉक्टर मल्टीविटामिन की टेबलेट या कैप्सूल भी देता है, ताकि इसकी वजह से जो विटामिन की कमी हो वो विटामिन की पूर्ति हो जाए, ताकि जो बैक्टीरिया उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कहीं ऐसा ना हो उतने समय तक आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाए और फिर दिक्कत हो जाए। तो ब्लाइंड सैक जो होता है सीकम, ये देखिए क्या होता है भाई, ये एक सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये घर होता है, होस्ट होता है। यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं होस्ट बनकर, और क्या करते हैं भाई, यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना ना खाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपके आंख को कोई नुकसान नहीं करेंगे। ये बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं, विटामिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, टेक केयर। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे।